हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे बुऑप्थल्मोस की या कंजेनाइटल ग्लोकोमा की। तो बुऑप्थल्मोस जो होता है कंजेनाइटल ग्लोकोमा का एक फॉर्म ही होता है, ठीक है ना। तो आई गेस आप लोग को ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन की हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि ऑल्सो नोन एज प्राइमरी जुवेनाइल ग्लोकोमा। प्राइमरी जुवेनाइल, जुवेनाइल मतलब क्या होता है, बच्चों में, ठीक है ना। प्राइमरी मतलब ये प्राइमरी होगा और ये जुवेनाइल होगा। जुवेनाइल मतलब बच्चों में, ठीक। ग्लोकोमा दैट डेवलप्स ड्यू टू ऑकुलर हाइपरटेंशन, इट इज एविडेंट ईदर एट बर्थ और विद इन फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ लाइफ। ये ऑकुलर हाइपरटेंशन के कारण से होता है एंड इट इज़ एविडेंट। ये एविडेंट होता है बर्थ पे ही एविडेंट हो जाएगा और विद इन फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ लाइफ। मतलब ये न्यूनेटल पीरियड में ही ये एविडेंट हो जाएगा या फर्स्ट फ्यू ईयर्स डेवलपमेंटल ईयर में ही ये एविडेंट हो जाता है कि हाँ भाई इस बंदे को कंजेनाइटल ग्लोकोमा है, राइट। तो कॉज्ड बाय ड्यू टू अनॉमलीज इन द एंटीरियर चैम्बर डेवलपमेंट दैट ऑब्स्ट्रक्ट द एक्वस फ्लो, ठीक। तो ये कुछ एबनॉर्मलिटीज़ जो हो सकती हैं एक्वस चैम्बर में, उनके कारण से भी ये डेवलप कर सकता है। क्योंकि डेवलपमेंट के टाइम पे एक्वस चैम्बर में कुछ दिक्कत हो गई तो ऑब्वियसली ये प्रेसिपिटेट कर सकता है बुऑप्थल्मोस, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देखो क्या होता है प्राइमरी कंजेनाइटल ग्लोकोमा जो होता है न्यूबॉर्न और इन्फेंटाइल। मतलब कि न्यूबॉर्न मतलब एट बर्थ एक तरीके से हो गया और इन्फेंटाइल होता है, ठीक है ना। मतलब कि लेस देन 3 साल ऑफ एज पे। और इन दोनों को, न्यूबॉर्न और इन्फेंटाइल को दोनों मिलाकर क्या कहते हैं, प्राइमरी कंजेनाइटल ग्लोकोमा, राइट। तो ये एबनॉर्मलिटीज इन एंटीरियर चैम्बर में हो गया, एंगल डेवलपमेंट दैट ऑब्स्ट्रक्ट द एक्वस आउटफ्लो इन एब्सेंस ऑफ सिस्टमिक अनॉमलीज और अदर एक्यूलर मालफॉर्मेशन, राइट। तो ये एबनॉर्मलिटीज़, कोई एंटी चैम्बर में एबनॉर्मलिटीज़ हो गई, ठीक है ना, एंगल डेवलपमेंट के दौरान, जो कि ऑब्स्ट्रक्ट करेगा एक्वस आउटफ्लो को इन द एब्सेंस ऑफ सिस्टमिक एनॉमलीज और अदर ऑक्यूलर मालफॉर्मेशन। तो ये ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है एक्वस आउटफ्लो को इन एब्सेंस ऑफ सिस्टमिक एनॉमलीज और अदर ऑक्यूलर मालफॉर्मेशन। कोई अदर ऑक्यूलर मालफॉर्मेशन हो गया बंदे को, ये एबनॉर्मलिटीज़ करा देगा। इन एंटीरियर चैम्बर एंगल डेवलपमेंट that cause obstruction aqueous outflow in absence of systemic anomalies or other ocular malformation। अगर कोई और सिस्टमिक अनोमली नहीं हुई और या कोई ocular malformation नहीं हुआ, ठीक है, तो एबनॉर्मलिटीज इन एंटीरियर चैम्बर एंगल डेवलपमेंट के कारण से भी एक्वस आउटफ्लो हो सकता है। ये बायलैटरल होता है, सीवियरिटी इसकी वेरिएबल होती है, ठीक है ना। ये इट इज़ ऑलवेज बायलैटरल और सीवियरिटी बहुत ही वेरिएबल होती है। पैथोजेनेसिस की इसमें देखना है कि आई इज सेंसिबल इन इन्फेंसी, इंक्रीज आईओपी, आई इनलार्जमेंट, बुऑप्थल्मोस। बेसिकली आई इनलार्जमेंट का मतलब है बुऑप्थल्मोस। और क्यों ये होता है, क्योंकि बच्चों के केसेस में आई जो कि स्ट्रेचेबल होती है, राइट। अगर आँख स्ट्रेचेबल होती है तो इंक्रीज आईओपी के केस में कि ये सब चीज़ें क्या करेंगी कि मतलब कि आँख को स्ट्रेच कर सकती है आईओपी अगर बढ़ गया तो। कॉर्नियल इनलार्जमेंट क्या करेगा, कॉर्नियल इनलार्जमेंट कैन ऑल्सो अकर इन अर्ली ईयर्स। शुरुआती दिनों में, अर्ली ईयर्स में क्या हो सकता है कि आईओपी अगर बढ़ा तो डिस्टेंसिबल है ही आँख, तो कॉर्नियल इनलार्जमेंट भी हो सकता है। स्क्लेरा कैन एक्सपैंड ड्यूरिंग द फर्स्ट डेकेड, स्क्लेरा भी एक्सपैंड कर सकता है। स्क्लेरल थिनिंग, इक्टेशिया, बल्जिंग ब्लूइश एरियाज ऑफ थिन स्क्लेरा लाइन बाय यूवीएल ट्रैक, स्टेफाइलोमा, एडवांस केसेस में स्टेफाइलोमा ये कर सकता है, ठीक है। स्टेफाइलोमा बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि हाँ कि स्क्लेयर थिक नहीं हुई, एक्टेशिया हो तो बल्जिंग ब्लूइश एरिया क्यों होता है, यूविया के कारण होता है। लाइन बाय यूवियल ट्रैक, स्टेफाइलोमा इन एडवांस केसेस कर सकते हैं। कंजेनाइटल हॉरिजॉन्टल डायमीटर ऑल्सो इंक्रीजेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंजेनाइटल हॉरिजॉन्टल डायमीटर जो है वो भी बढ़ जाती है। और कॉर्नियल इनलार्जमेंट रिजल्ट्स इन रप्चर, तो कॉर्नियल इनलार्जमेंट जो है रिजल्ट कर जाएगा रप्चर में इंडेस्मेंट मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग कहते हैं हैप्स्ट्राई में, ठीक है ना। तो अगर कॉर्निया का इलाजमेंट हुआ तो ABS दे करके हम लोग मेमोनिक बताया था आपको कि कॉर्निया के लिए याद करना है, जिसमें इपिथीलियम, ठीक है ना, बाउमेंस मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये स्ट्रोमा, फिर इसके बाद डेस्मेट मेम्ब्रेन, फिर एंडोथीलियम आता है। तो डेस्मेट मेम्ब्रेन में अगर कॉर्नियल इलाजमेंट हुआ तो डेस्मेट मेम्ब्रेन में कुछ रप्चर हो जाएगा। उसी रप्चर को क्या कहते हैं, हैप्स्ट्राई। तो हैप्स्ट्राई आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन द केसेस ऑफ बुऑप्थल्मोस, ठीक है ना। तो प्रेजेंटेशन क्या है, 3 मेन सिम्टम्स होते हैं। एक्सेसिव टीयरिंग, बच्चे को बहुत ज़्यादा टीयरिंग होने लगी, एपिफेरा होने लगे बेसिकली। और सेंसिटिविटी टू लाइट, अगेन ये सब उसके ग्लोकोमा के फीचर्स है। सेंसिटिविटी टू लाइट, एपिफोरा, स्पाज्म ऑफ स्क्वीजिंग ऑफ आईलिड्स, बंदे को वो आईलिड्स अपनी स्क्वीज नहीं कर पा रहा है, ब्लेफरोस्पाज्म हो जाए। बुऑप्थल्मोस, इक्टेशिया, स्टेफाइलोमा, इंक्रीज कॉर्नियल डायमीटर, ये सब देखने को मिल सकता है। इक्टेशिया हो सकता है, स्टेफाइलोमा हो सकता है, बुऑप्थल्मोस हो सकता है, इंक्रीज कॉर्नियल डायमीटर, ये सब चीज़ें हो सकती हैं।
राइट। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कॉर्नियल इडीमा और हैप्स्ट्राई स्लिट लैब एग्जामिनेशन पे। नॉट इजी टू परफॉर्म इन बेबी। कॉर्नियल इडीमा और हैप्स्ट्राई हम लोग देख सकते हैं इन बच्चों में, और लेकिन स्लिट लैब एग्जामिनेशन ऑलवेज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म इन केसेस ऑफ चिल्ड्रन, बिकॉज बच्चे शांति से बैठते नहीं है, जानते ही हो, ठीक है ना। बच्चों को वो देखो, पीडियाट्रिक्स एज अ जॉब इज़ वेरी टफ जॉब, ठीक है ना, फॉर अ डॉक्टर। ठीक है, लगता है कि हाँ आसान सी जॉब है, बच्चे को क्या करना है, एक थप्पड़ मार के चुप करा देना है, नहीं ऐसा नहीं करते ना पीडियाट्रिक्स लोग। पीडियाट्रिक्स लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको पैशनेट होना होगा कि हाँ अगर आपको पीडियाट्रिक्स करनी, बहुत ज़्यादा पैशन रखना होगा, ठीक है ना, पीडियाट्रिक्स करने के लिए। तो इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट प्रोफेशंस टू फॉलो ऑन और टू परस्यू, राइट, क्योंकि ज़िंदगी भर आपको रोते हुए बच्चों से सामना करना है, ठीक है। और अगर आपको बच्चे पसंद हो ना तो ही लेना, ठीक है, पीडियाट्रिक्स को, क्योंकि जब उसका सेटिस्फैक्शन आता है ना, व्हेन द चाइल्ड स्टॉप्स क्राइंग एंड स्टार्ट स्माइलिंग, जो आपके अंदर वो निकल के आता है ना कि हाँ यार ये चीज़ दिल को छू गई, ठीक है ना। तो एक होता है एक सर्जन के लिए, जैसे एक सर्जन के लिए होता है कि हाँ जब वो काटता है चीज़ों को तो उसके ग्लव्स में ब्लड लगता है तो उसको वो फील आता है। तो उसी तरह का फील जो है पीडियाट्रिक्स को एक मुस्कुराते हुए बच्चे को देख के आता है जब वो उसकी ट्रीटमेंट से ठीक हुआ हो, ठीक है ना। तो अगर वो फील आ जाता है ना तो आपको समझ जाओ हाँ मेरे को यही ब्रांच उठानी क्या है, करनी है, जो भी मेहनत करके निकालना है, ठीक है। मेहनत करके नहीं निकली तो फिर उठानी ही पड़ेगी ऑब्वियसली, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करते हैं कि कॉजेज ऑफ ब्लू स्क्लेरा होते हैं। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा जो हो सकता है, ये एक तरीके की बीमारी होती है, तो उसमें ब्लू स्क्लेरा हो सकता है। न्यूप्लेजियाज हो सकते हैं, ठीक है, कुछ ट्यूमर्स। कॉजेज ऑफ कंजेनाइटल ग्लाउकोमा क्या क्या हो सकते हैं, डिसजेनेसिस ऑफ आइरिस, एंगल, पेरिफेरल कॉर्निया विद और विदाउट सिस्टमिक abnormalities, डिसजेनेसिस हो जाए आइरिस की, एंगल की, एंड पेरिफेरल कॉर्निया विद और विदाउट सिस्टमिक एनॉमलीज, ठीक है ना। कोई सिस्टमिक अनोमली हो गई। कंजेनाइटल ग्लाउकोमा के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, डिसजेनेसिस हो गया आइरिस का, एनाइड्रिया, एंगल, पेरिफेरल कॉर्निया विद और विदाउट सिस्टमिक अनोमलीज। कुछ सिस्टमिक अनोमलीज हो सकती है जैसे रीगर्स अनोमली सिंड्रोम, एक्जेंटफील्ड अनोमली, पीटर अनोमली। पीटर अनोमली में बेसिकली सरफेस एक्टोडर्म का एंटीरियर पोलर कैटरैक्ट, अगर आपने पढ़ा होगा अपने केसेस में, इसमें कंजेनाइटल कैटरैक्ट के केस में एंटीरियर पोलर कैटरैक्ट, क्योंकि सरफेस एक्टोडर्म से लेंस का वो नहीं हो पाता अच्छे से, तो पीटर्स अनोमली हो जाती है, ठीक है ना। एनाइड्रिया हो जाता है, मार्फन सिंड्रोम हो सकता है, व्हील मर्चानी सिंड्रोम हो सकता है। इसमें क्या होता है, एक तरीके का टोपिया लेंटिस है जहाँ पे लेंस जो है फॉरवर्ड डिसलोकेट कर जाएगा, व्हील मर्चानी सिंड्रोम में। और मार्फन सिंड्रोम में अपने फैन से मेमोनिक से याद करेगा कि इन्फीरो टेम्पोरल डिसलोकेशन ऑफ लेंस हो जाता है, ठीक है। टेम्पोरल साइड में ये लेंस डिसलोकेट हो जाता है मार्फन सिंड्रोम में। और भी उसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं तो याद कर लेना उसको, ठीक है। एलर डेनलॉस सिंड्रोम भी कभी कभार अगर आपने सुना होगा कि हाँ ये भी करा सकता है डिसलोकेशन ऑफ लेंस। एलर डेनलॉस सिंड्रोम मतलब रबर मैन, इसका बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट्री मैं देख रहा था कुछ दिन पहले, बहुत ही सुंदर डॉक्यूमेंट्री। तो उसमें क्या होता है कि बॉडी, बंदा चाहे जितना चाहे उतना स्ट्रेच कर जाता है और लोग उसमें खुश होते हैं कि हाँ बंदा है तो ये कर सकता है, लेकिन उसको एक परफेक्टली एक बीमारी है जिसको कह सकते हैं एलर डेनलॉस सिंड्रोम है, रबर मैन के नाम से कहते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा पढ़ना चाहते हो उस चीज़ के ऊपर पढ़ सकते हो, अच्छी है, इंटरेस्टिंग चीज़ है। एग्जाम के दौरान नहीं पढ़ना, जिसके प्रोफेशनल आ रहे हैं वो मत पढ़ना, जिनके नहीं है वो पढ़ सकते हो, अच्छी चीज़ है, पढ़ना चाहिए। फैकोमेटोसिस, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, स्टर्ज वीवर सिंड्रोम, ये भी कॉजेज हो सकते हैं। मेटाबॉलिक डिजीज़ हो सकता है, ऑक्यूलो सेरेब्रोरेनल सिंड्रोम और लुइस डिजीज़ या होमोसिस्टिन्यूरिया, ये सब भी हो सकता है। रटने वाली चीज़ें, इन्फ्लेमेटरी, रुबेला, जुवेनाइल जेंथोग्रानुलोमा, कुछ समझाने वाला नहीं है। क्रोमोसोमल डिलीशन, डिप्लीकेशन, टर्नर सिंड्रोम, ट्राइजोमी 13-15 रट लो, ठीक है ना। मैनेजमेंट में आते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं। टॉपिकल मेडिकल ट्रीटमेंट इज यूज टू डिक्रीज आईओपी अंटिल सर्जरी कैन बी सेफली परफॉर्म। देखो सर्जरी करने के लिए हमें हमेशा पहले तो आईओपी कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसीलिए हमेशा अगर आप लोग एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा का भी ट्रीटमेंट जो है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो है सर्जरी है ऑब्वियसली, जो कि कहते हैं लेजर आयराइडोटॉमी या लेजर इरेक्टेक्टोमी जो भी करते हैं, उससे पहले उनका मेडिकल मैनेजमेंट कराते हैं। क्यों? क्योंकि आईओपी हमें डिक्रीज करना होता है। तो उसके लिए क्या देते हैं, मैनिटॉल वगैरह देते हैं, जो भी एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा केस। मैनिटॉल कहाँ नहीं देते, ओपन एंगल ग्लोकोमा में, ठीक है। तो कार्बोनिक एनाइड्रेज इनहिबिटर हो सकते हैं जैसे कि एसिटाजोलामाइड, डॉर्जोलामाइड, ब्रीजोलामाइड, ठीक है ना। कार्बोनिक एनाइड्रेज देते हैं जिसमें डिक्रीज कॉलोनियल एडीमा, अलाउ बेटर इंस्पेक्शन ऑफ एंटीरियर चैम्बर स्ट्रक्चर, इसमें ये सब बेटर एंटीरियर चैम्बर का स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करेंगे। सर्जरी एम्स एट रिडक्शन ऑफ रेस्ट आईओपी कॉम्प्लिकेशंस, एम्ब्लायोपिया, स्टेफेलोमा, ऑप्टिक नर्व एट्रोफी, ताकि ये सब प्रिवेंट कर पाए, ठीक है ना, एरेज आईओपी के कॉम्प्लिकेशंस को। एम्ब्लायोपिया इज अ मोस्ट खतरनाक कॉम्प्लिकेशन, बिकॉज अगर बच्चे को मतलब कि विजुअल डिप्रिवेशन हो गई तो बंदे का विजन ही जा सकता है, ठीक है ना, फोकल फिक्सेशन नहीं हुआ,
इन द केसेस ऑफ इन्फेंटाइल कैटरैक्ट जो कि यूनिलेटरल डेंस कैटरैक्ट है, ठीक है ना। तो गोनियोटमी, ट्रेबिकुलेक्टमी ये सब कर सकते हैं। ग्लूकोमेटस कपिंग इन इन्फेंट्स इज रिवर्सिबल, जो यहाँ पे ग्लूकोमेटस क्लपिंग हो जाती है, CD रेशियो, कप टू डायमीटर रेशियो, ठीक है, कप टू डिस्क रेशियो, आई एम सॉरी, ठीक है, 0.3 होता है शायद से नॉर्मल, और 0.5 से ज़्यादा होता है ग्लूकोमा के केसेस में हम लोग डिफाइन कर देते हैं। तो वो भी देख लेना कि हाँ ये भी होता है चीज़ें, ठीक है ना। तो आई गेस आपको थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट चमका होगा। तो बेसिकली डिफरेंशियल डायग्नोसिस में यही सब याद रखना कि हाँ यही सब डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना के लिख के आ जाना, ठीक है ना। प्रोफेशनल एग्जाम्स यार मेरे हिसाब से बहुत ही चूतिया किस्म के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है ना। इसमें प्योर रट्टाफिकेशन होता है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है ना। अब अगर आप लोग जैसे लाइफ में आप लोग बहुत अगर अच्छे डॉक्टर बने तो अपना सब्जेक्ट ही सब कुछ होता है, ठीक है ना। ऑब्वियसली आपको हर सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहिए, इतना नहीं है कि एकदम कुछ नहीं जानना चाहिए, लेकिन बहुत ही बेसिक जानना चाहिए कि क्या फायदा हम लोग का, कि फार्माकोटोसिस हो सकता है, मेटाबॉलिक डिजीज कर सकता है, इन्फ्लेमेटरी ये सब करा कि क्या फ़ायदा हम लोग को, जब हम लोग को लाइफ में उस डायरेक्शन में कभी जाना ही नहीं है। जिस चीज़ का ज़रूरत नहीं वो प्रोफेशनल एग्जाम रटवाता है, ठीक है ना। आपका मैरो में जितना आपको जानना चाहिए उतना सफिशिएंट दिया है, लेकिन यहाँ चाहिए कि हाँ भैया बच्चा रटे एक एक चीज़ को, उस पर लिखे, और इसमें लोग प्राउड फील करते हैं, ठीक है ना। और इससे क्या होता है ना, जो पढ़ने वाला बच्चा है उसके ऊपर प्रेशर आता है, वो क्या होता है उसके ऊपर प्रेशर आएगा कि हाँ भाई हमने साल भर पढ़ा, अब इन लोगों को देखो ये चूतिया 1 महीना पढ़ के खाली नंबर ला रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत प्रेशर आता है उसके ऊपर कि उसे भी मेरा लगता है उसे भी चूतिया चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, फालतू की चुतियापे पढ़ने पड़ते हैं, कहानी बनानी पड़ती है, ठीक है ना। तो और उसमें वो सक्सेसफुल नहीं होता ऑब्वियसली, क्योंकि वो दिमाग से चलता है, वो ऐसे नहीं चलता, ठीक है ना। तो ये मैं समझना पर्सनल स्टोरी है, थोड़ा सा पर्सनली हम इससे आहत हुए हैं ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।